हेलो स्टूडेंट्स, तो आज स्टार्ट करते हैं हम क्लास 11th का अपना टॉपिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि रेस्पिरेशन में जैसे हमारी बॉडी में अगर हम बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस की बात करें तो हमारी बॉडी में कई सारे लाइफ प्रोसेसेस चल रहे हैं, जैसे रिप्रोडक्शन है, रिपेयर है, ग्रोथ है, डाइजेशन है, लोकोमोशन है। और इन सभी प्रोसेसेस के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है दैट इज़ एनर्जी। अब बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? फूड से। फूड से कैसे? फूड का होगा ब्रेकडाउन, जो कि किसी सेल के अंदर होगा, और उस सेल को उस फूड के ब्रेकडाउन से मिलेगी एनर्जी। तो यानी कि जो ब्रेकडाउन ऑफ फूड है, वो जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ब्रेकडाउन हो रहा है, वो होगा किसी सेल के अंदर। और ये ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू गिव यू एनर्जी इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। ठीक है, तो अब क्योंकि ये रेस्पिरेशन आपका हो रहा है सेल के अंदर, तो हम इसको बोलते हैं ये है हमारा सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन का टॉपिक समझने से पहले हम कुछ सेल्स के बारे में स्टडी करते हैं, जो कि आपको ऑलरेडी मालूम है, बट एक बार हम यहाँ पर इसको दोबारा देखते हैं। हमको मालूम है कि सेल्स जो हैं हमारे, वो दो तरह के हैं। ये सेल्स दो तरह के जो हैं वो कौन कौन से सेल्स हैं आपके? ऑटोट्रॉफिक सेल्स एंड हेटेरोट्रॉफिक सेल्स। ऑटोट्रॉफिक सेल्स आपको मालूम है कौन से सेल्स होते हैं? जो अपना फूड या न्यूट्रिएंट खुद, अपना खाना, अपने लिए फूड ग्लूकोज खुद बना सकते हैं। और ऑटोट्रॉफिक जो सेल्स है वो किसी और पे डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए। यानी कि हेटेरोट्रॉफिक सेल्स दे आर डिपेंडेंट ऑन सम अदर ऑर्गेनिक सोर्स फॉर देयर फूड। ऑटोट्रॉफिक का आपको एग्जांपल्स मालूम है, जितने भी लीफ सेल्स हैं जिनके अंदर ग्रीन पिगमेंट है, क्लोरोफिल है, दे आर ऑल ऑटोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफिक सेल्स क्या हैं? क्या प्लांट के सभी पार्ट्स ऑटोट्रॉफिक है? नहीं, प्लांट्स के वो पार्ट्स जैसे लीव्स हैं जो ग्रीन कलर के हैं वो ऑटोट्रॉफिक हैं, लेकिन जो पार्ट जो नॉन ग्रीन प्लांट है, प्लांट के जो नॉन ग्रीन पार्ट हैं वो जैसे रूट सेल्स हैं वो आपके हेटेरोट्रॉफिक है। तो हम कह सकते हैं कि प्लांट के अंदर भी हेटेरोट्रॉफिक सेल्स हैं जैसे कि रूट सेल्स, और एनिमल्स के तो सभी सेल्स आपके हेटेरोट्रॉफिक हैं। अब ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स में क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स में प्लांट इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वाटर लेता है, सनलाइट की मदद से अपना ये ग्लूकोज बना लेता है जो कि फूड है। अब इसी ग्लूकोज को जो उसने खुद बनाया हुआ है, वो इस ग्लूकोज को तोड़कर अपने लिए एनर्जी ले लेता है। तो ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो गया, यानी कि यहाँ तक इसने करा फोटोसिंथेसिस, अपने लिए खाना बनाया, और अपने ही खाने को ब्रेक डाउन करके इसने एनर्जी अपने लिए बना ली। तो यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो सोर्स है वो खुद उसका अपना ही बनाया हुआ फूड है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जबकि जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, जो हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स हैं, वो क्या करते हैं? वो किसी बाहर से ऑर्गेनिक सोर्स को लेते हैं जैसे ग्लूकोज, और उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाते हैं, जो कि क्या प्रोसेस है? रेस्पिरेशन। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आया कि फूड सोर्स कुछ भी हो, चाहे फूड सोर्स बाहर से आ रहा हो, चाहे फूड सोर्स खुद अपने ही बॉडी के अंदर बना हो, लेकिन दोनों केसेस में फूड को तोड़कर एनर्जी बन रही है। यानी फूड यानी कि ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी बन रही है, जो कि रेस्पिरेशन है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन कॉमन है दोनों के लिए, ऑटोट्रॉफिक के लिए भी और हेटेरोट्रॉफिक सेल्स के लिए भी। तो अगर हम इस चैप्टर का नाम दे रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, तो क्या हमें रेस्पिरेशन इन एनिमल समझने के लिए एक और चैप्टर पढ़ना पड़ेगा? नहीं, रेस्पिरेशन वाला पार्ट दोनों में कॉमन है। जो हम एनिमल्स में या ह्यूमंस में रेस्पिरेशन स्टडी करेंगे, वो हम उसका ब्रीदिंग मैकेनिज्म स्टडी करेंगे, यानी कि लंग्स, एल्वियोलाई, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो वाला पार्ट स्टडी करेंगे। ब्रेकडाउन ऑफ फूड दोनों में कॉमन है, क्योंकि दोनों में देखो सेल के अंदर क्या हो रहा है? ग्लूकोज टूट रहा है और एनर्जी बन रही है। चाहे वो ऑटोट्रॉफिक सेल्स हैं, चाहे वो हेटेरोट्रॉफिक सेल्स हैं, ग्लूकोज टूटकर आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर हम मेन फीचर्स की बात करें कि रेस्पिरेशन के क्या फीचर्स हैं? रेस्पिरेशन एक सेल्यूलर प्रोसेस है, जो कि हमने देखा एक सेल के अंदर होता है। ये एंजाइमेटिक प्रोसेस है। एंजाइमेटिक प्रोसेस मतलब इसमें बहुत बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व है। अभी आप देखोगे जब हम इसको स्टडी करते जाएंगे
कि ये काफ़ी एक्सटेंसिव प्रोसेस है और इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। हर स्टेप को कवर करने के लिए एक पर्टिकुलर तरह का हमको एंजाइम चाहिए। तो रेस्पिरेशन इज एन एंजाइमेटिक बेस्ड प्रोसेस। ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, और कैटाबॉलिक मतलब जिसमें कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ब्रेकडाउन हो रहा है। मतलब ये बिल्कुल उल्टा है आपके फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस आपका एनाबॉलिक प्रोसेस है, जिसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मिला करके आपका फूड बना रहे हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ब्रेक डाउन हो रहा है। तो मेटाबॉलिज्म के दो प्रोसेस होते हैं, एक एनाबॉलिज्म, एक कैटाबॉलिज्म। कैटा मतलब काटना, है ना, ऐसे याद कर सकते हैं। कैटाबॉलिज्म मीन्स काटना, ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, फैट्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो हम अभी जब भी आप देखेंगे हम रेस्पिरेशन को स्टडी करेंगे, उसमें हम कार्बोहाइड्रेट को स्टडी करेंगे। कार्बोहाइड्रेट इज़ द मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, यानी कि इन सभी चीज़ों को, जो भी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, जब इनके ब्रेकडाउन से एनर्जी मिलती है तो इन्हीं सभी चीज़ों को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब इनकी ब्रेकडाउन को हम क्या बोलेंगे कि इनकी ब्रेकडाउन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर अगर हम ऑक्सीडेशन को क्लियरली समझे तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, और ये ऑक्सीडेशन आपका स्टेप वाइज चलता है और बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है, और ये एनर्जी आपकी एटीपी करेंसी की तरह स्टोर हो जाती है, जो कि बाद में धीरे धीरे ब्रेक डाउन होकर हमको यूज़ करने के लिए मिलती है फॉर ऑल द लाइफ प्रोसेसेस दैट वी हैव जस्ट नाउ डिस्कस्ड। अब ब्रेक डाउन करने से पहले हम कुछ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स के बारे में समझते हैं कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है। तो इनकी अगर हम डेफिनेशन बनाने की कोशिश करें तो दीज आर द कंपाउंड्स दैट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी, यानी कि ये वो कंपाउंड्स हैं जिनको हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं एनर्जी को रिलीज करने के लिए। और इनमें ज़्यादातर आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे, और इन कार्बन के बॉन्ड्स की ब्रेकिंग से हमको एनर्जी मिलती है। अभी हमने ऊपर पढ़ लिया कि ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कैसे हैं, दे आर ऑल ऑर्गेनिक इन नेचर, और ये मेटाबॉलिक पाथवे में एंटर कर सकते हैं। अब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट वो चीज़ होगी जिसकी ऑक्सीडेशन के लिए हमारी बॉडी में एंजाइम्स प्रेजेंट हो। अगर हमारी बॉडी में उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए एंजाइम प्रेजेंट नहीं है तो वो हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं आएगा। जैसे अगर हम पॉलीथीन खा लें तो हमारी बॉडी में उसको ब्रेक करने के लिए एंजाइम्स नहीं है, तो दे विल नॉट बी ब्रोकन डाउन एंड दे विल नॉट रिलीज एनी सॉर्ट ऑफ एनर्जी। इसी तरीके से अगर हम मेटल्स की बात करें कि हम सोना खा रहे हैं, चांदी खा रहे हैं, हाँ बहुत सारी चीज़ों में कह के आपको दे दिया जाता है कि इसमें सोना है, चांदी है, खाओ फॉर गुड हेल्थ, बट दे आर नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी। दे आर नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज उनको डाइजेस्ट करने के लिए, उनको ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे पास कोई एंजाइम्स नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम विटामिन्स की बात करें तो विटामिन्स भी ऑर्गेनिक हैं, दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर, बट हम उनको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की कैटेगरी में नहीं डालते हैं क्योंकि हमको हमारे पास उसको डाइजेस्ट करने के, उसको ब्रेक डाउन करने के, उसको ऑक्सीडाइज करने के एंजाइम्स एब्सेंट हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि विटामिन्स आर ऑल्सो नॉट दी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो आई होप यहाँ पर सबस्ट्रेट क्लियर होता है आपको। और नेक्स्ट मूव करते हैं हम प्लांट्स के बारे में। तो ठीक, अभी हमने प्लांट्स को जैसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को डिस्कस कर ही लिया है, तो थोड़ा सा इसको कवर करते हुए चलते हैं कि डू प्लांट्स रिक्वायर ऑक्सीजन। ये बचपन में तो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है कि नहीं, प्लांट्स को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, बस वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। बट एज यू पीपल आर ग्रोन अप और क्लास 11 तक आते आते आप सबको ये मालूम है कि प्लांट्स को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, बट इनके पास कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। जैसे हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इनके पास कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। अब ऐसा क्यों है कि इनके पास कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि प्लांट का हर पार्ट अपने लिए खुद गैसियस एक्सचेंज करता है। जैसे कि लीफ के पास स्टोमेटा है,
लीफ के अंडर सरफेस पे आपको स्टोमेटा दिखते हैं जो आपका गैशियस एक्सचेंज का काम करते हैं। आपके स्टेम में भी लेंटिसेल्स हैं जो कि आपका गैशियस एक्सचेंज का काम करते हैं। रूट में भी अगर सेकेंडरी ग्रोथ हो रखी है तो वहाँ पर भी लेंटिसेल्स हैं जो आपके गैशियस एक्सचेंज का काम करते हैं। अब ये सरफेस पे अगर एक्सचेंज हो रहा है तो ऐसा क्या है, क्यों, मतलब ऐसा क्यों नहीं है कि उनके पास एक पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारे, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारे बहुत सारे सेल्स हमारी बॉडी के डीप प्लेस्ड हैं, बहुत अंदर तक प्लेस्ड हैं, जबकि प्लांट्स के जो अंदर के सेल्स हैं, अगर हम प्लांट के इसकी बात करें हार्टवुड, तो ये ज़्यादातर डेड है। तो लिविंग सेल्स क्या हैं, वो सरफेस के पास हैं और उनमें लॉट ऑफ स्पेस है, इन सेल्स के बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस है जिसमें कि ये गैशियस एक्सचेंज आराम से कर पाते हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो प्लांट के पास कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। इसके साथ साथ प्लांट को एनर्जी भी बहुत कम रिक्वायर्ड है, तो इसलिए उनको कम गैशियस एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है। और ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस होता है तो उनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन अपने लिए ही खुद से बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो हमने ये चीज़ें डिस्कस कर ली। अब कि इसके लिविंग टिश्यूज़ क्या हैं, क्लोज टू द सरफेस है, इजीली डिफ्यूजन करते हैं, लेंटिसेल्स थिन लेयर्स में हैं और अंदर के जो सेल्स हैं, डीपर सेल्स जो हैं, वो ज़्यादातर आपके डेड हैं। तो अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जो है हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन, और ये एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा टॉपिक है और बहुत सारी इसमें हमने स्टडी करनी है। सेलुलर रेस्पिरेशन एक्चुअली में प्रोसेस क्या है, ये हम अभी तक समझ गए हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होता है और उससे हमको मिलती है एनर्जी। यहाँ पर ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो ज़्यादातर हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, ग्लूकोज। तो प्रेफर्ड सबस्ट्रेट हमारा कार्बोहाइड्रेट में से भी मेन क्या है, ग्लूकोज है। हमने बताया कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन है, तो ये कहाँ पर होता है। अब ये मान लीजिए हमारा एक सेल है, तो सेल में भी ऐसा नहीं कि पूरे स्कैटर्ड में हो रहा है, सेल में भी अंदर आपका ये एक और ऑर्गेनेल है जिसको बोलते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जो कि आप पढ़ चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो जो हमारा रेस्पिरेशन है वो सेल के यहाँ साइटोप्लाज्म में भी होगा, जो ये साइटोप्लाज्म है यहाँ पर भी होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होगा। तो अगर आपके एरोबिक बैक्टीरिया है या आपके वो वाले प्रोकैरियोट्स हैं जिनके पास की मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है ही नहीं, उनका जो रेस्पिरेशन है वो साइटोप्लाज्म में ही होगा। जबकि आपके जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं या यूकैरियोट्स हैं, उनका जो रेस्पिरेशन है वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि लोकेशन को अगर हम समझें तो रेस्पिरेशन हमारा दो जगह होगा, एक तो साइटोप्लाज्म और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। और अगर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं तो रेस्पिरेशन कहाँ होगा, सिर्फ साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो अभी हम क्योंकि प्लांट सेल्स की बात कर रहे हैं, हायर एनिमल्स की बात कर रहे हैं, हायर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो हम दोनों जगह का पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म में होने वाला रेस्पिरेशन भी और माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाला रेस्पिरेशन भी। अब हमने ये पढ़ा कि जो भी रेस्पिरेशन है उससे हमारी बनेगी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, तो जो भी हमने सबस्ट्रेट लिया है उसका ऑक्सीडेशन होगा और उससे एटीपी बनेगी। अब ये एटीपी जो बनेगी, देखिए अब हमारा सेल जो है कैसे, मतलब फूड को कैसे ब्रेक करेगा। क्या हमने सारा खाना खाया, एकदम से फूड ब्रेक हुआ और हमारी ढेर सारी एनर्जी निकल गई? नहीं, ऐसे नहीं होगा। हमारा जो खाना हम खाते हैं वो सारा दिन धीरे धीरे सेल के पास खाना जाता है और सेल में भी बहुत स्लो प्रोसेस में हमारी पैकेट्स ऑफ एनर्जी निकलती है जो कि स्टोर भी हो जाती है, और वो एनर्जी है हमारी एटीपी। ठीक है, ये जो अगर हम ऑक्सीडेशन का प्रोसेस को समझे तो जैसे बर्निंग ऑफ वुड है, वो भी ऑक्सीडेशन है, लेकिन वुड एक ही बार में बर्न होकर के हमें हीट और लाइट दे देती है। हमारा फूड, अगर हम इसको बर्निंग से कंपेयर करें तो हमारा फूड धीरे धीरे बर्न होता है, ऑक्सीडाइज होता है, और हमको धीरे धीरे एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब ये एटीपी भी एक साथ सारी की सारी नहीं बनती है। एटीपी बनाने के लिए भी हमको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो जब हमारे सबस्ट्रेट का, फूड का ऑक्सीडेशन होता है तो हमको कुछ मिलते हैं इलेक्ट्रॉन्स और कुछ हमको मिलती है एटीपी।
तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, ये हम किसी एक फॉर्म में इनको रोक के रख लेते हैं, जो NADH की फॉर्म में रोक लेते हैं, और इनको हम बाद में यूज़ करते हैं ATP बनाने के लिए। ठीक है, अभी हम ये समझेंगे इसका डिटेल कैसा है, बट अभी आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन से आपको दो चीज़ें मिलती हैं, एक इलेक्ट्रॉन, एक ATP। इस इलेक्ट्रॉन से आप NAD+ को NADH में कन्वर्ट करके रख लेते हैं, जिससे कि आप बाद में एनर्जी बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो ये कुछ इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि भाई ATP तो आपकी डायरेक्ट करेंसी है, जिसको आप फटाफट जाओ मार्केट में खर्च करो और अपने लिए सामान ले आओ। लेकिन NADH ये एक तरह का क्या है, आपका फिक्स डिपॉजिट है। इससे पहले आप पैसा बनाएंगे और फिर आप उससे जो आपकी मनपसंद चीज़ें हैं उसे खरीद सकते हैं। तो ये आपने पीछे बैक में स्टोर करके रखा हुआ है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो इसका एंड प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो कि आपको कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद मिलता है। यानी कि अगर हम ग्लूकोज को ले रहे हैं और उसका पूरा का पूरा ऑक्सीडेशन हम कर पा रहे हैं, तो एंड प्रोडक्ट में हमको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ये कहाँ कहाँ होता है हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये आपका सभी सेल्स में, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि क्या रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ने के बाद हम रेस्पिरेशन इन एनिमल्स भी पढ़ेंगे, नहीं, हम रेस्पिरेशन एक ही साथ पढ़ लेंगे, क्योंकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू गिव एनर्जी अकर्स कॉमनली इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्रोकैरियोट हो, चाहे यूकैरियोट हो, चाहे प्लांट सेल हो, चाहे एनिमल सेल हो। तो ये क्या है, एक तरह से भगवान की तरह है भाई, जो सब जगह प्रेजेंट है। बट वायरस में ये नहीं होगा, क्योंकि वायरस इज नॉट लिविंग, वायरस इज नॉट लिविंग। अब अगर हम स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं, तो स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन का मतलब हम ग्लूकोज को तोड़ेंगे, ग्लूकोज को तोड़कर एक प्रोडक्ट बनेगा, जैसे एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड को तोड़ेंगे तो एक प्रोडक्ट बनेगा, जैसे एसिड है। एसिड को तोड़ेंगे तो फाइनली हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। अब यहाँ पर हम ये बात और देख सकते हैं कि जैसे स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन हो रहा है और ग्लूकोज से एल्डिहाइड बन रहा है। अब अगर बॉडी को इसी फॉर्म की ज़रूरत है तो हो सकता है एल्डिहाइड यूज़ भी हो जाए बॉडी में एज इट इज़, या इससे एनर्जी बन जाए। तो ये भी एक तरह का आपका क्या हो गया, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो गया। ऐसे ही एसिड भी ऑर्गेनिक इन नेचर है, तो ये ऑर्गेनिक एसिड अगर है, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, नाइट्रिक एसिड नहीं, आपका एसिटिक एसिड है, जैसे पायरुविक एसिड है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, ये सब ब्रेक होकर के आपको मिलेगी एनर्जी। ठीक है, तो ये भी एक तरह का क्या हो गया, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब अगर हम ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि ग्लूकोज आपको मालूम है C6H12O6, यानी कि ये 6 कार्बन की चेन है। अब ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन किस तरीके का हो सकता है, या तो ग्लूकोज का हमने बताया कि ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो सकता है, जिसमें कि पूरा का पूरा ग्लूकोज टूटा और आपका 6CO2 बन गया। पूरा का पूरा 6 कार्बन धीरे धीरे टूटता गया स्टेप वाइज, और फाइनली आपको 6 कार्बन मिल गए एक ग्लूकोज से। लेकिन अगर कहीं यहाँ पर अटक गया कि ग्लूकोज से कुछ और बन गया और थोड़ा सा ही कार्बन डाइऑक्साइड निकला, ठीक है, मान लीजिए सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आप उसमें से निकाल सके, या 2 कार्बन के एटम्स आप एक ग्लूकोज से निकाल सके, तो ये कंप्लीट है और ये क्या है, इनकम्प्लीट। अब कभी कभी ग्लूकोज जो है वो ऐसे टूट के छोटे छोटे कंपाउंड्स में बन तो जाता है, लेकिन उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती ही नहीं है। मतलब कार्बन का कोई किसी भी फॉर्म में कार्बन उससे नहीं निकल रही है, मतलब किसी भी फॉर्म में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में उससे कार्बन नहीं निकल रही है। तो इस तरीके की ऑक्सीडेशन को हम बोलते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट मतलब पूरा का पूरा ग्लूकोज को तोड़ा और सारी कार्बन डाइऑक्साइड मतलब हवा बना के उड़ा दी। इनकम्प्लीट मतलब ग्लूकोज को तोड़ा लेकिन सारी की सारी हवा नहीं बना पाए, सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बना पाए, कुछ एटम्स हमने ग्लूकोज के तोड़ के उसमें से हमने कुछ कार्बन डाइऑक्साइड निकाल ली। लेकिन पार्शियल में सिर्फ ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होकर नए प्रोडक्ट्स तो बन रहे हैं, लेकिन उस दौरान कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म नहीं हो रही है, तो दैट इज नोन एज पार्शियल ऑक्सीडेशन। नाउ नेक्स्ट, अब ये ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज आखिर है क्या चीज़। अब ये है एक विस्तृत एलैबोरेट डिस्कशन ऑफ द टॉपिक। इसको थोड़ा सा एक
नाउ इसमें क्या हो रहा है, इसमें अब एक पहले हम ओवरव्यू देखने की कोशिश करते हैं, फिर इनके सभी स्टेप्स को हम धीरे धीरे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि ग्लूकोज, अभी ये अगर हम एक सेल बना लें कि मान लीजिए ये एक आपका सेल है पूरा का पूरा, ये एक सेल की हम बात कर रहे हैं, ये कोई भी आपका सेल हो सकता है, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, प्लांट सेल, एनिमल सेल, नहीं ये तो आपका क्या होगा, क्योंकि हमने इसको अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया बना रहे हैं तो ये आपका यूकैरियोटिक सेल होगा, और अगर हम यहाँ पे इथेनॉल बना रहे हैं तो ये आपका यीस्ट सेल होगा। तो उसको हम अभी हम उस डिस्कशन में नहीं जाते, हम ये देखते हैं कि इसके स्टेप्स क्या हैं। तो अगर हम वो देखें कि हम ये एक यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं तो हम इसको इतना बनाएंगे, इसको हम इतना बनाएंगे, ठीक है। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ से इतना बनाएंगे। तो इसको हम कैसे स्टडी करते हैं, इसको एक बार हम समझते हैं, फिर उसके बाद आपको एक बार और इसको समझाएंगे तो शायद ये ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता है कि ग्लूकोज जब भी सेल के साइटोप्लाज्म में चला जाता है, ये तो कॉमन है कि साइटोप्लाज्म सबके अंदर है, ग्लूकोज क्या हुआ, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर चला गया। अब यहाँ से ये सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज टूटता है और धीरे धीरे बनता है आपका पायरुवेट। ये 10 स्टेप्स का है, ठीक है। यहाँ पर ग्लूकोज टूटते टूटते पायरुवेट बनता है और कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से नहीं निकलती। तो इस तरीके की ऑक्सीडेशन को हम बोलते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन, जो कि कहाँ हो रही है, हमारी साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में क्या हुआ, ग्लूकोज टूटा और आपका बन गया पायरुवेट। अब अगर ये यूकैरियोटिक सेल है तो पायरुवेट एंटर कर जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल है यानी कि ईस्ट है, जैसे हमारी बुक में ईस्ट का एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो ईस्ट में ये प्रोकैरियोटिक सेल आपका एक अलग पाथवे में चला जाएगा, जिससे कि आपका एंड प्रोडक्ट बनेगा इथेनॉल, ठीक है, 2 कार्बन का। 6 कार्बन का ग्लूकोज था जो कि पायरुवेट में टूटा तो 3 कार्बन बन गए, ठीक है, लेकिन ये एक 6 का था तो 2 पायरुवेट बनेंगे, ठीक है। एक 6 का, ये कार्बन कार्बन 6 बार कार्बन अगर हम लिख दें, 1 2 3 4 5 और ये आ गया आपका 6। ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन की चेन है। जब इसको हमने तोड़ दिया तो ये 3 कार्बन की 2 चेन बन गई, तो ये आपका बन गया पायरुवेट, यानी कि एक ग्लूकोज को तोड़ा तो 2 पायरुवेट हमारे बन गए, कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे लॉस नहीं हुई। तो ये क्या हुआ आपका पार्शियल ऑक्सीडेशन। अब ये पायरुवेट अगर क्रेब्स साइकिल के यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला गया तो इसमें से सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए 3 का घुस रहा है तो ये 3 कार्बन डाइऑक्साइड आपके बाहर आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया यहाँ पर इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन, यहाँ पर इसका क्या हो गया, ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन। और अगर ये इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है तो इसमें देखिए 3 कार्बन से आपके लास्ट में 2 कार्बन रह गए, यानी कि 1 कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, तो ये आपका हो गया इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर हमको पार्शियल ऑक्सीडेशन भी देखने को मिल गई, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन भी देखने को मिल गई और कंप्लीट ऑक्सीडेशन भी देखने को मिल गई। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं हायर प्लांट्स में रेस्पिरेशन की, तो हम इसमें बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है। तो इसका ओवरव्यू एक बार समझते हैं। ग्लूकोज जो है वो साइटोप्लाज्म में टूटा और आपका बन गया पायरुवेट। ये पायरुवेट एंटर कर जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब इस पायरुवेट ने अंदर जाकर के बनानी है एटीपी। अब एटीपी कैसे बनेगी, पहले हम थोड़ा सा उसको समझते हैं कि कोई भी प्रोसेस जब एनर्जी चेंज का होता है तो कैसे होता है। जैसे कि मान लीजिए आप डैम की अगर हम बात करें तो डैम में क्या होता है, डैम में ऊपर से पानी गिरता है हायर लेवल से लोअर लेवल पे, और नीचे लगे होते हैं कुछ टरबाइंस, ये टरबाइंस घूमते हैं और यहाँ से बन जाता है आपका इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये आपका वाटरफॉल हो रहा है हायर लेवल टू लोअर लेवल, बहुत सारा पानी गिर रहा है, यहाँ से टरबाइंस चल रहे हैं, टरबाइंस घूम रहे हैं और इन घूमने से आपकी बन जाती है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यानी कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप कैसे एटीपी बनाएंगे, यहाँ पर कुछ इसी तरीके के प्रोसेस से हम एटीपी बनाएंगे। अब इस तरीके के प्रोसेस को अगर हम कंपेयर करें तो हम कैसे देख रहे हैं, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है,
ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर लेयर है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आपकी इनर लेयर है। यहाँ पर इनर लेयर पर एक कॉम्प्लेक्स पार्टिकल लगा होता है प्रोटीन का, जो कि है आपका F0 F1 पार्टिकल। ये है आपका F0 F1 पार्टिकल। F0 जो है थोड़ा लंबा सा पार्टिकल है और F1 जो है आपका ये राउंड स्ट्रक्चर है। अब इस राउंड स्ट्रक्चर में हम एक, अगर हम जैसे यहाँ वाटर का फ्लो है, यहाँ पर क्या होगा, प्रोटॉन का फ्लो होगा ऐसे। यहाँ पर क्या होगा, प्रोटॉन यहाँ पर बहुत सारे इकट्ठा हो जाएंगे और ये प्रोटॉन का फ्लो होगा ऐसे इस तरफ की ओर, और यहाँ पर पड़ा हुआ ये गोल सा बड़ा सा F1 पार्टिकल रोटेट कर जाएगा, इसकी कन्फर्मेशन चेंज हो जाएगी और इसकी कन्फर्मेशन चेंज होने से आपका ATP बन जाए। तो ATP बन गया, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या बन गया, ये ATP बन गया। अब ATP बनना, देखिए यहाँ पर भी हमने देखा कुछ ATP बन रहा है और यहाँ पर भी हमने देखा ATP बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ATP बन रहा है सबस्ट्रेट से, सीधा सबस्ट्रेट से बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ATP बन रहा है आपका ये इलेक्ट्रॉन्स के, यहाँ प्रोटॉन, ये H+ आयन प्रोटॉन्स के फ्लो होने से। तो दो तरह के ATP बन रहे हैं, एक यहाँ और एक आपका बन रहा है यहाँ। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट सबस्ट्रेट से ATP बनता है उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस है आपका ATP बनने का। तो ये कैसा ATP बन रहा है आपका, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और यहाँ पर जो ATP बन रहा है वो आपका बन रहा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो जो सबस्ट्रेट से डायरेक्ट ATP बन रहा है दैट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, और जो प्रोटॉन की मूवमेंट से बन रहा है दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो एक तो हमारा हो गया कि चीज़ों को तोड़ते जाओ और ATP बनाते जाओ, और दूसरा हमारा ये हो गया कि प्रोटॉन यहाँ से निकालते जाओ। तो हमें दोनों प्रोसेसेस देखने होंगे, यहाँ तोड़ने का प्रोसेस भी देखना है और यहाँ का प्रोसेस भी देखना है। अब थोड़ा अगर हम यहाँ को पहले से ही डिस्कस कर लें तो हमारा एक बेस बन जाएगा कि हमने यहाँ तक पहुँचना है। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए अभी बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पर बहुत सारे प्रोटॉन कैसे आ गए, जो यहाँ से ऐसे कैसे निकलेंगे, पहले तो यहाँ पर आने चाहिए। तो यहाँ पर ही हमने प्रोटॉन इकट्ठे करने हैं। प्रोटॉन कहाँ से इकट्ठे करने हैं, ये जो हमने फर्स्ट में डिस्कस किया था NADH बना था, ये NADH जगह जगह पर NADH हम बनाते जाएंगे, ठीक है। जैसे हमने ग्लूकोज के साथ NADH बनाया, ये अंदर आ गया। फिर हमने पायरुवेट से लिंक रिएक्शन में NADH बनाया, वो यहाँ आ गया। क्रेब्स साइकिल में NADH बनाया, क्रेब के साथ देख रहे हैं H लगा हुआ है। तो ये वाले NADH सारे के सारे मेम्ब्रेन के पास जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स लगे हुए हैं, पांच कॉम्प्लेक्सेस की हम बात करेंगे। तो ये H जो हैं सारे यहाँ से अंदर चले जाएंगे। क्रेब्स साइकिल से एक और भी प्रोडक्ट निकलता है FADH2, वो भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन यहाँ पर ये भी लिखा होना चाहिए था कि FADH2 भी निकलेगा, वो भी H लेकर के आएगा और वो भी इस जगह आकर ETS पर आकर अपने प्रोटॉन्स अंदर की तरफ भेजता जाएगा। फिर ये प्रोटॉन्स सारे इधर आ जाएंगे वापस आपके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। तो यहाँ से भी हमारी ATP बनेगी, ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या देखा कि ग्लूकोज से पायरुवेट बन रहा है साइटोप्लाज्म में, जिससे कि हमारी डायरेक्ट ATP बन रही है, वो हम यूज़ कर लेंगे। और इससे NADH भी बन रहा है, ये NADH एंटर कर जाएगा इसके अंदर, जो कि हमारा ETS में यूज़ होगा ATP बनाने के लिए। इसी तरीके से अब ये पायरुवेट जो बना, इसका काम क्या होगा, ये पायरुवेट लिंक रिएक्शन से होता हुआ क्रेब्स साइकिल के अंदर चला जाएगा। इस क्रेब्स साइकिल से भी बहुत सारा NADH बन रहा है, ATP भी बन रहा है, लेकिन हमारा अभी यहाँ से क्या हम बात कर रहे हैं NADH की। और FADH2 बन रहा है, ये भी ETS में चला जाएगा। यहाँ से सारे प्रोटॉन इकट्ठा हो जाएंगे और ये प्रोटॉन पानी जैसे हायर लेवल टू लोअर लेवल दौड़ता है, ऐसे ये प्रोटॉन यहाँ से दौड़ेंगे, इसको घुमाएंगे और ATP बन जाएगा। तो अब इन सभी प्रोसेस को हम थोड़ा और डिटेल में स्टडी करते हैं कि क्या है ये सारे प्रोसेसेस, ठीक है। तो चलिए स्टडी करते हैं, लेकिन यहाँ पर तक हमने भी प्लांट की बात नहीं करी, तो थोड़ी सी प्लांट की बात कर लेते हैं कि प्लांट का कैसे प्रोसेस रहता है। अब अगर हम प्लांट के बारे में बात करें तो प्लांट का डिस्कशन में हम ये देखते हैं कि जो प्लांट की लीव्स हैं इसमें बनता है ग्लूकोज। ये हमको मालूम है कि प्लांट ने ग्लूकोज बनाया
और जूनियर लेवल से हम पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट स्टोर फूड हैज स्टार्च। प्लांट ने ग्लूकोज को स्टोर किस फॉर्म में कर रखा है? स्टार्च की फॉर्म में। तो ग्लूकोज जो प्लांट बना रहा है, एक तो लीफ डायरेक्ट उसको अपने यूज में ले आएगी और बाकी बचा हुआ ग्लूकोज को वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर देगी। अब कुछ ग्लूकोज जो है वो आपके हेट्रोट्रोफिक पार्ट्स को भी ट्रांसफर किया जाता है। तो जो ग्लूकोज आपका पास ऑन हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है दूसरे पार्ट को, वो ग्लूकोज पहले कन्वर्ट होता है सुक्रोज में, जो एक 12 कार्बन का शुगर है। ठीक है, ये 12 कार्बन का शुगर ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है अदर ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट में। जैसे यहाँ लीफ से ग्लूकोज निकला, सुक्रोज में कन्वर्ट हुआ और ट्रांसफर होता होता ये रूट के पास आ गया। तो हमने अभी पढ़ा है कि जो हमारा रेस्पिरेशन है वो तो ग्लूकोज से होगा, सुक्रोज से तो होगा नहीं। तो सुक्रोज जो 12 कार्बन का कंपाउंड है आपका, वो पहले ब्रेक होगा साइटोप्लाज्म में। जिस भी सेल के साइटोप्लाज्म में हम पढ़ रहे हैं एनर्जी देने का, तो पहले उस साइटोप्लाज्म में वो सुक्रोज टूटेगा, पहले ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। ग्लूकोज भी 6 कार्बन की चेन है और आपकी फ्रक्टोज भी 6 कार्बन की चेन है। अब इस सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ने का काम किसका है? इसको तोड़ने का काम है इन्वर्टेज एंजाइम का। ठीक है, तो अब ये ग्लूकोज एंटर करेगा हमारा अपना चेन में, अपना ग्लाइकोलाइसिस में। ठीक है, रेस्पिरेशन में अभी ग्लूकोज यूज होगा। क्या फ्रक्टोज भी यूज होगा? यस, फ्रक्टोज भी एंटर कर सकता है, क्योंकि हमने बात करी थी कि बहुत सारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। तो स्टार्ट हम ग्लूकोज से करेंगे, बीच में हम देख लेंगे कि फ्रक्टोज भी कैसे इसमें आ जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम ग्लूकोज से, जो कि आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बन रही है हमारी डायरेक्ट एटीपी फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो ग्लूकोज जो आपका 6 कार्बन का चेन है, एक बार हम इसको पहले थोड़ा इसकी पूरे एक ओवरव्यू देख लें, फिर हम इसके स्टेप्स देखते हैं कि कैसे हम ग्लूकोज के बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ा मुझे इसको स्क्रीन को मिनिमाइज करना होगा, बट डजेंट मैटर। एक बार हम इसका मिनिमाइज्ड फॉर्म देख लें, फिर हम इसका बढ़ा हुआ फॉर्म देखेंगे। तो ग्लूकोज से जो आपका पायरुविक एसिड बन रहा है या पायरुवेट बन रहा है, वो देखिए 10 स्टेप्स की रिएक्शन है। इट्स अ रिएक्शन ऑफ 10 स्टेप्स, जिसमें आप ये देख रहे हो कि जो यहाँ पर एक डबल सा कुछ रिएक्शन चल रहा है, लंबे वाला। इससे ऊपर के रिएक्शन जो हैं वो अलग तरीके के रिएक्शन है और नीचे के रिएक्शंस अलग तरीके के रिएक्शंस हैं। अब इनको हमने 2 कैटेगरीज में क्यों डिवाइड करा? ये जो रिएक्शंस हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कि हम एटीपी लगा रहे हैं। अब ये क्या हो गया भाई? हमने तो कहा था कि हमें एटीपी बनानी है, यहाँ पर हम एटीपी लगा रहे हैं, मतलब हम एटीपी दे रहे हैं। अभी बताते हैं इसके बारे में। लेकिन नीचे के जो रिएक्शंस हैं आपके, यहाँ पर आपकी बनेगी एटीपी। देखिए यहाँ पर एटीपी बन रही है, ये एटीपी बन रही है, और नीचे ये 9th से 10th स्टेप में जाते हुए एटीपी बन रही है। हर स्टेप में भी नहीं बनती एटीपी, ये आपको याद रखना है कि 1 और 3 स्टेप में एटीपी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, और आपका 7th और 9th स्टेप में आपका एटीपी बन के आ रहा है। ठीक है, 7th और 10th स्टेप में आपका एटीपी बनकर आ रहा है। तो अब इसमें ये क्या, कैसे इसको हो रहा है? मतलब इसको आप कुछ ऐसे समझिए कि जैसे आपको मान लीजिए, अभी मैंने बोला कि हम ऑक्सीडेशन को बर्निंग से कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो अगर हमें लकड़ी जला करके एनर्जी लेनी है, तो क्या है, लकड़ी ऐसे ही रख दोगे उसमें से एनर्जी मिल जाएगी? नहीं, पहले उस लकड़ी को आपको कुछ थोड़ी सी एनर्जी दे करके उसको जलाना शुरू करना पड़ेगा। तो ऐसे ही पहले ग्लूकोज को थोड़ी सी एनर्जी दे करके हमें इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, तब ये बाद में हमको अपने आप एनर्जी देता रहेगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं ना कि सांस लेने के लिए भी एनर्जी चाहिए, या रेस्पिरेशन करने के लिए भी, फूड को ब्रेक करने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। तो वही एनर्जी है जो हम शुरू में इन्वेस्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। तो यहाँ से अब थोड़ा सा इसको डिटेल और स्टडी करते हैं कि इसके कैसे कैसे स्टेप्स हैं। तो पहले हम स्टडी करते हैं हमारे एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज को। थोड़ा सा इसको हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं जिससे कि हम आराम से पढ़ें इसको। ना सर, तो हम डिस्कस कर रहे हैं अपना ग्लाइकोलिसिस, जो कि है आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन।
ये सब ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस आपको ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से शुरू होता है, और ग्लूकोज क्या है आपका एक 6 कार्बन का कंपाउंड है। अब इसको सबसे पहले आपने देनी है एनर्जी, ठीक है, इसमें आपने लगाना है एटीपी, एनर्जी देनी है, और ये एटीपी टूटने के बाद आपको पता है एडीपी और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाती है। यानी एटीपी लगाई, एडीपी में बन गई। एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और आपकी बन के क्या आई, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी कि एक फॉस्फेट निकल गया इसमें। अब वो फॉस्फेट कहाँ गया निकल के, वो ग्लूकोज ने खुद ही पकड़ लिया। तो ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। जहाँ पर आप एटीपी लगा रहे हैं वहीं पर आप फॉस्फेट जोड़ रहे हैं। एटीपी से फॉस्फेट लिया और आपका बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और इसको करने के लिए जो आपके एंजाइम लग रहे हैं दैट इज हेक्सोकाइनेज। अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, इसने अपने आप को अपना फॉर्म चेंज कर लिया, इसने आइसोमर बना लिया अपना। तो ग्लूकोज से बन गया आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो आपने देखा कि फ्रक्टोज भी आ गया। अगर यहाँ पर फ्रक्टोज, हम यहाँ से अगर फ्रक्टोज को पढ़ना शुरू करते तो हम सीधा पढ़ते कि फ्रक्टोज ने एक फॉस्फेट लगाया और यहाँ से बन गया आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो फ्रक्टोज भी डायरेक्ट यहाँ पर चेन में एंटर कर सकता है, लेकिन यहाँ पर हमने इसको पढ़ना नहीं है। ऐसे तो यहाँ पर भी एनर्जी लगेगी, फॉस्फेट, फ्रक्टोज में भी फॉस्फेट जोड़ोगे, एक एटीपी लगाओगे तो वहाँ से आएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। लेकिन अभी हम क्योंकि ग्लाइकोलिसिस कर रहे हैं, ग्लूकोज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम ग्लूकोज के बारे में ही बात करते हैं। यहाँ तक आ गया आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बाद आपका बन गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब इसको तोड़ना है। अब भाई फ्रक्टोज भी 6 कार्बन की चेन है और एक इसमें लगा हुआ है फॉस्फेट, तो भैया ये तोड़ना तो मुश्किल है। अगर हमने इसको तोड़ा, एक ही फॉस्फेट है, तो भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगी। कार्बन तो 6 है तो 3-3 कार्बन तो बन सकते हैं, लेकिन फॉस्फेट तो एक ही है, तो हम इसमें एक और फॉस्फेट लगा देते हैं। तो इसमें एक फॉस्फेट हमने कहाँ लगा दिया, फर्स्ट कार्बन पे। एक सबसे पहले कार्बन पे फॉस्फेट लग गया, एक लास्ट कार्बन पे फॉस्फेट लग गया, यानी कि फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। और हमको पता है कि अगर हमें फॉस्फेट लगाना है तो फॉस्फेट चाहिए भी। वो फॉस्फेट कहाँ से आएगा, एटीपी इसको फॉस्फेट देगा और खुद एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर एक एंजाइम जो आपका यूज होगा दैट इज काइनेज। अब आपका ये बन गया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, जो कि 6 कार्बन का एक एल्डोज शुगर है। ठीक है, अब यहाँ पर यूज होगा आपका एल्डोलेज एंजाइम, जो फ्रक्टोज को तोड़ेगा। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो कि 6 कार्बन का कंपाउंड है, इसको तोड़ेगा। अब अगर 6 कार्बन टूट रहा है तो आपके क्या बनेंगे, 3-3 कार्बन के 2 कंपाउंड बनेंगे। तो बन गए जी 3-3 कार्बन के 2 कंपाउंड। अब ये 3-3 कार्बन के 2 कंपाउंड का नाम है, अब एक फॉस्फोरस यहाँ आ गया, एक फॉस्फोरस यहाँ आ गया, तो ये हो गया फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड, और ये हो गया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, क्या बन गया इसमें, फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये एक आपका एल्डोज शुगर है और ये आपका एक कीटोन है। ठीक है, यहाँ पर जो एंजाइम यूज हुआ बिस फॉस्फेट को तोड़ने के लिए, एल्डोलेज, जो कि आपका बनता है फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब ये 4th स्टेप खत्म। अब 5th स्टेप में ये इंटर कन्वर्जन के स्टेप हैं, यानी कि फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो सकता है। अब यहाँ पर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड में। अब यहाँ पर हम इसका शॉर्ट फॉर्म से इसको याद कर लेते हैं, PGAL और डाइहैप। ठीक है, डाइहैप और PGAL, तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं एक फनी फॉर्म में कि पागल, और पागल का ही काम चलता है भाई, छोड़ देते हैं ना पागल पे कि भाई तू ही संभाल ले सब कुछ, गिव अप कर देते हैं पागल के आगे। तो डाइहैप ने पागल को गिव अप कर दिया, भाई आगे से तू ही संभाल, मैं तो चला। तो अब जिम्मेदारी पागल जो अपने आप को बॉस समझ रहा है वही सारा काम करेगा। तो यहाँ से क्या होगा, आपका फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड, 2 फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड बन गया, मतलब ये भी फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड में ही बन गया। तो यहाँ पे बोल तो हम एक एक चीज़ के बारे में ले हैं, लेकिन यहाँ से आगे सब चीज़ें 2-2 बनेंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड हो गए, ये भी इसमें कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पर ये डबल साइकिल चलेगी। अब फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड ने अपने आप को कन्वर्ट करा 1,3 बिस
फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और यहाँ पर हमें ये याद रखना है, आपका ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, NAD+ आपका कन्वर्ट हो रहा है NADH में, और यहाँ पर आपका इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, यानी कि इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, देख रहे हैं आप। तो हाइड्रोजन की रिमूवल को ही हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करनी है, इसकी हाइड्रोजन कौन लेके जा रहा है, इसकी हाइड्रोजन NAD+ लेकर जा रहा है, जो कि अपने आप को क्या बना रहा है, NADH। यहाँ से बनना शुरू हो गया ना, देखिए NADH। तो यहाँ से NADH जो बना वो चला जाएगा हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर। अब फॉस्फोग्लिसरलएल्डिहाइड ऑक्सीडेशन के बाद बन गया 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कोई कार्बन नहीं निकला, तो 3 कार्बन का क्या बन गया, 3 कार्बन। अब यहाँ से बननी शुरू होगी हमारी ATP, यानी कि एक एक फॉस्फेट हम जैसे जैसे हम फॉस्फेट हटाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी एनर्जी बनती जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक फॉस्फेट हटा दो भैया, बिस फॉस्फेट है, तो एक कोई भी हटा दो, तो एक सबसे पहले हम पहला हटा देते हैं। ठीक है, तो पहला हट गया, तो बाय भी हट गया, बिस मतलब 2, बाय भी हट गया, तो 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का क्या बन गया, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। सिर्फ हमने क्या हटाया, फर्स्ट पोजीशन से फॉस्फेट हटा दिया। तो फॉस्फेट हटाने के लिए ADP इस्तेमाल किया और हमारा क्या बन गया, ATP। अब हमने इसको देखो, फिर कॉन्फ्रेंटेशन चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, आइसोमर बनाना है, कुछ नहीं है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बाद हमने क्या कर दिया, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना दिया यहाँ पर। अब 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से वाटर निकालने के बाद हमारा बन गया 2-फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, जिसको PEP भी बोलते हैं। ठीक है, PEP भी बोलते हैं, 2-फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। अब इसमें से फॉस्फो लगा हुआ है, एक फॉस्फो निकाल दो, तो ADP लगा करके एक ATP निकाल दिया, तो हमारा बन गया पायरुविक एसिड। और यहाँ पर जो एंजाइम इस्तेमाल हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, पायरुवेट काइनेज। तो हमने देखा 2 बार ATP निकला, एक बार यहाँ से निकला, एक बार यहाँ से निकला, लेकिन ये 2 नहीं है, ये 4 हैं, एक ये नहीं है, 2 ये 2 ये है, क्योंकि ये साइकिल डबल चल रही है। यहाँ पर ये भी कन्वर्ट होके इसमें आ गया था, तो 2 PgAl बन के ये साइकिल आपकी चल रही है। ठीक है, तो हम फाइनली पहुंच गए पायरुविक एसिड में। अब एक बार देखते हैं कि हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी ATP यूज हो रहा है 2 जगह, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट करने के लिए, और फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट में करने के लिए। तो यहाँ पर 2 ATP हमने खर्च कर दिए, यहाँ पर हमने 2 ATP का खर्चा किया। ठीक है, तो एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज था। चलिए एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज की बात करते हैं कि यहाँ पर 2 जो आपका जो ये 3-BPGA 3PGA में कन्वर्ट हुआ, और आपका ये PEP पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, तो 2 जगह आपको ATP मिला, तो 2 × 2 4। ठीक है, 1 और 1 2, लेकिन ये 2 बार चले तो 4, तो 4 हमको मिले, 2 हम खर्चा कर चुके, तो नेट कितने मिले हमको, 2 ATP। तो हमको पूरे ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से 2 ATP मिले, जो कि अब आपका कहलाते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पर आपका ग्लाइकोलाइसिस का हमारा जो ये स्टेप्स हैं वो ख़त्म होते हैं। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा इसमें। ग्लाइकोलाइसिस को EMP भी बोलते हैं, ये थोड़ा कट गया, एबेडेन मेरहॉफ पार्नस साइकिल इसको बोलते हैं। ठीक है, EMP इनके साइंटिस्ट के नाम पर है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में। यूज़ क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज, बन क्या रहा है, पायरुविक एसिड। कितने रिएक्शंस हैं, 10। एनर्जी फेज कौन से हैं, फर्स्ट 4, और एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज कौन से हैं, 7 और 10। 1 और 3 में एनर्जी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, 7 और 10 से हमको एनर्जी मिल रही है। कितनी एनर्जी का खर्चा किया था, 2, मिली कितनी, 4। नेट गेन कितने का हुआ हमारा, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2। ठीक है, NADH कितने बने, NADH आपके 2 बने, जो कि आपको कहलाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, कहाँ कहाँ बने थे, 3-फॉस्फोग्लिसरलएल्डिहाइड से 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। ये एक आपका ऑक्सीडेशन का प्रोसेस इसके बाद चला था। आपका जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था उसको हमने कन्वर्ट किया था 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में 1। ठीक है, तो ये कितने नंबर ऑफ
कार्बन ऑक्साइड बने हमारे, कार्बन डाइऑक्साइड कितने बने, कोई भी नहीं। तो यहाँ पर हमारा ग्लाइकोलिसिस का साइकिल होता है ख़त्म। उसके बाद पायरुवेट कहाँ जाता है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, स्टे ब्लेस्ड, रीड योर NCERT एंड डू put if there is any doubt in the comment box. I'll try to clear it. चलिए, God bless you all.